नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। कैलेंडर के हिसाब से इस वक्त संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से की बैठकें होनी चाहिए थी। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि माननीय सांसद सरकार द्वारा पेश किए बजट का अध्ययन कर लें और जब सरकार फाइनेंस बिल के तहत बजट प्रस्ताव पास कराने जाए तब बहस हो, ताकि लोगों की खून पसीने की कमाई से इकट्ठा हुए टैक्स में एक एक पाई का हिसाब हो, सरकार की जवाबदेही तय हो और विपक्ष लोगों का ऐतराज भारत की सबसे बड़ी पंचायत में विधिवत दर्ज कराए। लेकिन हाल के माननीयों के लक्षण कुछ और ही नजर आ रहे हैं। सरकार की मांग है कि विदेशी धरती पर भारत के कथित अपमान को लेकर राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस कह रही है कि यही काम तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, फिर वो पहले माफी क्यों नहीं मांग लेते। 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि माफी खेल रहे हैं और इस नूरा कुश्ती के चलते दर्जनों बिल लटके पड़े हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदन काम नहीं कर पा रहे, किसी भी बहाने स्थगित हो रहे हैं। इसलिए आज लल्लन टॉप में ये बात उठाई जाएगी, ये सवाल उठाया जाएगा कि क्या राजनीति के नाम पर संसद को रेहन पर रखने का खेल चलता रहेगा? अगर हाँ तो कब तक? हम देखेंगे कि राहुल ने वास्तव में क्या कहा और क्या उस बात में इतना दम है कि संसद ही ठप कर दी जाए, और दोनों ही तरफ से गतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के लंदन दौरे को लेकर संसद में हुआ क्या। राज्यसभा की शुरुआत हंगामा खेज रही। किसी तरह एक बयान दर्ज हो पाया, वो भी राहुल गांधी पर ही। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने क्या कहा, सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया था जो देश की अस्मिता के साथ जुड़ा है और खास तौर पे पार्लियामेंट के हम सभी के स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त सदन मिलके पार्लियामेंट है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के दिए एक बयान को संसद का अपमान बताया, बाकी दूसरे बयानों को विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान बताया। राहुल गांधी के दो बयानों पर विवाद है और वो बयान क्या है, उसमें क्या कहा गया है, उनका मतलब क्या है, उन पर बात करेंगे। वो बयान भी संदर्भ सहित बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब जो देश में बयान आ रहे हैं उनकी बाइनरी समझिए। पीयूष गोयल से पहले राज्यसभा में ही 13 मार्च की तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया और उन्होंने राहुल गांधी से माफी की मांग की। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी देश भर में अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। सो तय था कि पार्टी संसद में भी ये मुद्दा उठाएगी। अडानी के नाम पर नारेबाजी हुई, लेकिन जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को लेकर घेरा तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जेपीसी की जगह अपने नेता के बचाव में बोलते नजर आए। इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। सवाल जवाब से संसद में ही नहीं चल रहा था, सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी के मुद्दे से भटकाने के लिए बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी ने पहले ही इसे देश की अस्मिता से जोड़ रखा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो कैम्ब्रिज क्राइज और लंदन लाइज वाली तुकबंदी भी कर दी थी। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइज, लंदन लाइज, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना,
और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। अनुराग ठाकुर बोले तो सुप्रिया श्रीनेत को भी बोलना ही था। उन्होंने तुकबंदी तो नहीं की, लेकिन श्रोताओं को जंगल की सफारी पर जरूर ले गई। मोदी जी, ये कौन सी महामूर्खों की टीम आपने बनाई हुई है? आपकी सारी टीम ऐसे महामूर्खों और ऐसे गीदड़ों से भरी है कि जब शेर की तरह राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं तो आपकी ये जो गीदड़ों की टीम है ये बड़ी लालायत हो जाती है झूठ फैलाने में। पहले तो मुझे लगता था कि हिंदी में हाथ तंग है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो अधिकांश हिंदी बोल रहे थे, उसमें भी झूठ परोसा जा रहा था। अब कैम्ब्रिज के लेक्चर और यूके की ट्रिप के बाद लगता है कि अंग्रेजी में भी हाथ तंग है। सोचिए, कैम्ब्रिज का लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था, अभी भी आपके सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता लगे पड़े हैं झूठ फैलाने में। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों नूरा कुश्ती विशेषण का इस्तेमाल किया। अब आते हैं इस सवाल पर कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। तो बात ऐसी है कि बीते दिनों राहुल गांधी एक हफ्ते के लिए लंदन में थे। 28 फरवरी 2023 को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में अपनी बात रखने पहुंचे। इसके बाद वो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन लंदन के कार्यक्रम में भी बोलने गए। फिर वो चैथम हाउस में भी अपनी बात रखते हैं। चैथम हाउस एक थिंक टैंक है। और सबसे आखिर में राहुल ब्रिटिश संसद के ग्रैंड कमेटी रूम में ब्रिटिश सांसदों, पत्रकारों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं। इन सारी जगहों पर राहुल का संबोधन होता है और वो दर्शकों के सवालों के जवाब भी देते हैं। सभी जगहों पर राहुल कमोबेश अपने पुराने स्टैंड को ही दोहराते दिखाई दिए। मसलन उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया और भारत में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र की सेहत पर चिंता जताई। 3 मार्च के ललन टॉप शो में हमने आपको विस्तार से बताया था कि राहुल के कैम्ब्रिज जज वाले संबोधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपत्ति जताई थी और कांग्रेस ने जवाब में क्या कहा था। यहाँ भी एक तरह का दोहराव दिखा। भारतीय जनता पार्टी बीते 5 साल में राहुल जब जब विदेश में बोले तब पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया। उस दिन ललन टॉप शो बांचते हुए हमें लगा कि दोनों पक्षों ने दिल की भड़ास निकाल ली है। अब काम की बात होगी, संसद में मुद्दों पर बहस होगी। लेकिन हम गलत साबित हुए। 11 दिन बाद भी यही चर्चा चल रही है कि राहुल ने क्या कहा और विपक्ष ने, जो कि यहाँ पर सत्ता पक्ष है, उसने क्या कहा। तो अब ऐसे में एक बार फिर से जान लेते हैं। राहुल पर भाजपा का सबसे गंभीर आरोप यही है कि उन्होंने भारत में विदेशी दखल की अपील कर दी। पर वास्तव में क्या हुआ, वर्बेटम अक्षरशः सुनते हैं। राहुल ने IGA के कार्यक्रम में अपने 23 मिनट लंबे संबोधन के बाद दर्शकों के सवाल लिए। द क्विंट की पत्रकार नवनीता सरकार ने उनसे एक सवाल पूछा और राहुल ने जवाब दिया। हम आपको वो पूरा हिस्सा बिना एडिट किए सुना रहे हैं। बातचीत अंग्रेजी में है, इसलिए स्क्रीन पर आपको अनुवाद भी नजर आएगा। Hi, I'm Nabanita Sarkar and I write for The Quint. In your Cambridge lecture, you made a very important and pertinent point about India's democracy being important for global democracy itself. And in that respect, in a global atmosphere, given the way institutions are failing in India and the way things are changing, what you said that opposition parties are in touch, they are talking to each other, but what do you think on the ground action has to be taken to reset what democracy is in India, because that is the most important thing at the moment. So one way of looking at it, as you were speaking, I was thinking about it, and people don't quite understand the scale of India and its democracy. So how would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction.
right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. It's the largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. As I said, the opposition has placed a vision on the table. And that vision is an inclusive vision. It's a vision of bringing people together. And we're in conversation with the opposition. The opposition is talking to each other. And I'm confident that we will get something very interesting going forward. I'm very optimistic. तो राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र को लेकर वैश्विक प्रतिक्रिया की बात कर रहे थे। क्या इसे विदेशी दखल की अपील की तरह देखा जा सकता है? इसका फैसला भाषा शास्त्री और आप कर सकते हैं। हम एक मदद कर सकते हैं डेटा सेट की, यानी जानकारी, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। आईजीए के कार्यक्रम में राहुल से जो पहला सवाल पूछा गया था, वहां से आपको एक हिंट भी मिल जाएगी। Mr. Gandhi, do you think opinion in the UK matters at all in relation to the politics of India? You know, I ask that because when India came up in the Commons, Rishi Sunak said something which was seen by some people as an endorsement of the Indian Prime Minister. I mean, it was carefully worded, but what would you like British politicians to say about India? Do you think that they have a role, and does it really matter? I mean, look, what British politicians say about India is the problem of British politicians. I'm nobody to advise knowledgeable people on what they should say about India. In the politics of India, day-to-day politics of India, you know, what is being said in the United Kingdom about India doesn't really have a big impact. But in a globalized world, what people say anywhere, England, America, wherever, it has a little bit of an effect. But does it make people change their political decisions? I don't think so. यहाँ राहुल ने कहा कि ब्रिटेन में भारत को लेकर क्या सोचा या कहा जा रहा है, उस आधार पर भारतीय अपनी राजनीतिक पसंद तय नहीं करते हैं। आईजीए के बाद चैथम हाउस में भी राहुल गांधी से ये पूछा गया कि वो विदेशी सरकारों और लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं। सुनिए राहुल गांधी का जवाब। It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. भाजपा की दूसरी आपत्ति राहुल द्वारा संसद का अपमान। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये चर्चित बयान आपने जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो अब सुनिए। आज जब अपना भारत बहुत ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों ने ठान ली है कि हमें भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करना है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है,
उनमें एक देखिए जो मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हां, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे। वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। टिप्पणीकारों ने कहा कि ये राहुल की तरफ ही इशारा था। इस बयान का स्वागत भी हुआ और इस पर चिंता भी जताई गई। एक पक्ष ने कहा कि धनखड़ ने सभापति की हैसियत से सदन का बचाव किया, वहीं दूसरे धड़े का कहना था कि उपराष्ट्रपति पार्टी लाइन से ऊपर होते हैं, फिर बहैसियत सभापति वो रेफरी की भूमिका में भी होते हैं। ऐसे में उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए जिससे किसी पार्टी की लाइन से जोड़ा जा सके। अब इतना बखेड़ा हुआ, सो हम आपको सुना भी देते हैं कि राहुल ने कहा क्या था। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. इसमें माइक वाली बात तो नहीं आई, लेकिन राहुल माइक को लेकर संसद में भी शिकायत कर चुके हैं। आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे और आपत्तियां सुनी। आपने सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हरियाणा में चल रहा चिंतन शिविर है, जिसको उनकी वार्षिक बैठक कहा जाता है, उसके बाद संघ के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबले ने क्या कहा, जिसमें राहुल गांधी को किस तरह की नसीहत दी गई। आपने कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर की प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग भी सुनी होगी। पर एक बात है जो कोई भी माननीय, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी स्वयंसेवक आपको नहीं बता रहा है। वो बात क्या है? बजट सत्र के पहले हिस्से में राज्यसभा सिर्फ 63% चली, यानी 37% वक्त उच्च सदन के अंदर बर्बाद हुआ। जो वक्त बर्बाद हुआ, जो संसाधन बर्बाद हुए, वो हमारे और आपके थे। हमारे और आपके प्रति इन सभी की जवाबदेही है। 13 फरवरी तक राज्यसभा 10 दिनों में 26 घंटे 30 मिनट चली, जिसमें से 70% वक्त सिर्फ गैर विधायी कार्यों में खर्च हुआ। यानी कह सकते हैं कि बजट सत्र के पहले हिस्से के 10 दिन में औसतन 9 घंटे, यानी प्रतिदिन 1 घंटे से भी कम वक्त राज्यसभा चली। आप जानते ही हैं, 1 घंटे लोकसभा न चलने पर 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। राज्यसभा न चलने पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए हर घंटे बर्बाद होता है। अब आप हिसाब लगाइए कि कुल नुकसान कितना हुआ। और बात सिर्फ आर्थिक नुकसान की नहीं है, बात यह है कि हम सरकार चुनते हैं और उसके पहले सांसद चुनते हैं ताकि ये जाएं और ये जो विधायिका है, जहां पर विधान बनते हैं, हम और आप अपना जीवन गरिमापूर्ण ढंग से कैसे जिएंगे, कैसे अवसरों की समानता होगी, कैसे देश की तरक्की होगी और हम जो देश हैं वो कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर वहां पर चर्चा होनी चाहिए। यानी नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं है, नीतिगत नुकसान भी है। सत्ता पक्ष राहुल के बयान पर अड़ा है और विपक्ष अडानी के मुद्दे पर। हंगामे के बीच इस सत्र में कुल 37 बिल पेंडिंग हैं, जिनमें से 26 राज्यसभा में और 11 लोकसभा में अटके हैं। ये बिल हमसे और आपसे जुड़े हैं, सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। कौन से बिल पेंडिंग हैं? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल। ये 3 उदाहरण हमने दिए हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल महत्वपूर्ण है। आपके डेटा, आपकी प्राइवेसी, आपके निजता के संरक्षण से जुड़ा है, लेकिन बिल पास नहीं हो पा रहा। चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ाने से जुड़ा है। सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल बुजुर्गों के हित से जुड़ा है। ऐसे कुल 37 बिल सिर्फ और सिर्फ हंगामे और गतिरोध की वजह से अटके पड़े हैं। और बात सिर्फ पास होने न होने की नहीं है, हम ये जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि और वो जिन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हे सुधी दर्शकों, नूरा कुश्ती को पहचानिए और सवाल करिए
कि आपके माननीय संसद में सवाल क्यों नहीं करते और जवाब क्यों नहीं सुनते। आज का शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।